नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत खंडेलवाल और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल लॉ टाइम में। मैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पर एक सीरीज़ कवर कर रहा हूं और इससे पहले इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पर मैंने कई वीडियोस बनाई हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो मैं वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर रहा हूँ। यू कैन गो एंड चेक द वीडियोज़ आउट। अब हम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब हम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं हारमोनियस कंस्ट्रक्शन के बारे में। और हारमोनियस कंस्ट्रक्शन से पहले हम लोग कई सारी चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं। हारमोनियस कंस्ट्रक्शन से पहले हम लोग बात कर चुके हैं हारमोनियस कंस्ट्रक्शन से पहले हम लोग बात कर चुके हैं लिटरल रूल के बारे में, मिसचीफ और गोल्डन रूल के बारे में। एंड टुडे वी शैल डिस्कस कि ये हारमोनियस कंस्ट्रक्शन क्या है। अब इससे पहले कि हम हारमोनियस कंस्ट्रक्शन को डिस्कस करें, हम ये देख लेते हैं कि ये जो वर्ड है कंस्ट्रक्शन, इसका एक्चुअल मीनिंग होता क्या है और क्या कंस्ट्रक्शन का भी वही मतलब है जो इंटरप्रिटेशन का होता है, या फिर इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन का मतलब अलग अलग है। क्योंकि हम लोग जब भी बुक पढ़ेंगे हमको ये दोनों वर्ड्स यूज़ होते हुए मिलेंगे। हमको इंटरप्रिटेशन भी लिखा हुआ मिलेगा, कंस्ट्रक्शन भी लिखा हुआ मिलेगा। तो बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि ये दोनों एक ही चीज़ हैं या दोनों में डिफरेंस है। इंटरप्रिटेशन को हिंदी में कहते हैं निर्वचन और कंस्ट्रक्शन को हिंदी में कहते हैं अर्थान्वयन। तो ये अर्थान्वयन और निर्वचन दोनों एक ही चीज़ें हैं या दोनों अलग अलग हैं? इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटी है, पहले ये देखेंगे। फिर हम हारमोनियस कंस्ट्रक्शन को देखेंगे कि किस तरह से वो अप्लाई होता है, क्या चीज़ है। ठीक है, अब सी इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन का जो रिलेशन है उस पर दो अलग अलग अप्रोचेस निकल के आती हैं। कुछ जूरिस्ट ये मान के चलते हैं कि ये दोनों सेम हैं और दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है और दोनों को आप इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हो। जैसे सेल्मॉन्ड है, सेल्मॉन्ड ये मान के चलते हैं कि इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन दोनों में केवल नाम का डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है, बोथ आर सेम और दोनों को आप इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हो, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ कूले हैं जो ये बोलते हैं कि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सेल्मॉन्ड यहाँ पे बोलते हैं, सेल्मॉन्ड ने बताया है कि इंटरप्रिटेशन या कंस्ट्रक्शन क्या होता है। उन्होंने डिफाइन किया है, उन्होंने बोला है कि इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है ये ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू कोर्ट किसी चीज़ का ट्रू मीनिंग असर्टेन करें, वो इंटरप्रिटेशन या कंस्ट्रक्शन होता है। तो सेल्मॉन्ड के हिसाब से तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो कुछ ज्यूरिस्ट ऐसे हैं जो सेल्मॉन्ड वाली अप्रोच के हैं, कुछ ज्यूरिस्ट ऐसे हैं जो कूले वाले अप्रोच के हैं। अब जैसे कूले यहाँ पे बोलते हैं कि दोनों में डिफरेंस है। कूले बोलते हैं कि इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये बताते हैं कि इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है उस वर्ड का मीनिंग असर्टेन करना। ठीक है, कानून के अंदर, प्रोविज़न के अंदर जो लिखा हुआ है उस चीज़ का मतलब आप जब निकालते हो तो वो इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, लेकिन हर चीज़ विद इन द लेटर्स ऑफ लॉ नहीं लिखी होती। ठीक है, जब आप किसी कानून का मतलब निकालते हो तो हर चीज़ आप उन वर्ड्स के अंदर से नहीं निकाल सकते। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं विच आर नॉट विद इन द लेटर्स ऑफ लॉ बट विच आर विद इन द स्पिरिट ऑफ स्टैच्यूट। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उन शब्दों के अंदर आपको लिखी हुई नहीं मिलेंगी, उन शब्दों का निर्वचन करके आप उनको नहीं निकाल सकते, लेकिन उस कानून की स्पिरिट में है, उन वर्ड्स के बियॉन्ड हैं लेकिन उनकी स्पिरिट में है। उन चीज़ों के कंक्लूजन्स को ड्रॉ करना कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो कूले ये मान के चलते हैं कि इंटरप्रिटेशन का मतलब तो सीधा सा है कि जो लिखा हुआ है कानून के अंदर उसका जब आप मतलब निकाल देते हो तो वो इंटरप्रिटेशन है। लेकिन जब आप उन्हीं चीज़ों के बेसिस पे कंक्लूजन ड्रॉ करते हो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं लिखी हुई होती, जो कानून की जो लिखे हुए सेक्शन के दायरे में आपको नहीं मिलता और जिसके लिए आपको कंक्लूजन्स ड्रॉ करने पड़ते हैं जो कि बियॉन्ड द लेटर्स ऑफ लॉ होता है, विद इन द लेटर्स ऑफ लॉ नहीं होता। उन चीज़ों के कंक्लूजन्स जब आप ड्रॉ करते हो उस पूरे प्रोविज़न के बेसिस पे तो वो कंस्ट्रक्शन है। मतलब सीधा सा सेक्शन पढ़ोगे, सेक्शन का मतलब निकालोगे तो वो इंटरप्रिटेशन है।
लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो सेक्शन के अंदर नहीं लिखी हुई स्पष्ट तौर पे, ठीक है, उन चीज़ों के कंक्लूजन निकालना है इस कंस्ट्रक्शन कूले के हिसाब से। लेकिन सलमॉन मानते हैं कि दोनों का मतलब एक ही है भैया, इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन कोई अलग अलग चीज़ें नहीं है, वही तो इंटरप्रिटेशन है वही कंस्ट्रक्शन है, दोनों को आप इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग चीज़ें कहीं। दो मेजर अप्रोचेस मिलती है, एक बोलते हैं कि इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन डिफरेंट है, दूसरे बोलते हैं डिफरेंट नहीं है। अब सदरलैंड जो हैं वो ये बोलते हैं, सदरलैंड बोलते हैं कि जो डिफरेंस है वो बहुत 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 इरोनियस है, ठीक है। अगर आप इन दोनों को डिफरेंट मानते हो तो इसका मतलब आप गलती कर रहे हो, आप भूल कर रहे हो, ये इरोनियस डिफरेंस है इनके बीच का। एक्चुअली में इनके बीच में कोई डिफरेंस है ही नहीं, और अगर आप डिफरेंस मानते हो तो वो इरोनियस है, ठीक है। और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो बड़ा एकेडमिक नेचर का है। एक्चुअली में प्रैक्टिकली कुछ बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बहुत ज़्यादा उनका मतलब कुछ अलग नहीं है कि इंटरप्रिटेशन में केवल यही चीज़ आएगी, कंस्ट्रक्शन में केवल यही चीज़ आएगी। जो डिफरेंसेस बताए जा रहे हैं वो थियोरिटिकल वे में सही लगेंगे, वो केवल एकेडमिक पर्पज से सही है, लेकिन प्रैक्टिकली वो सब कुछ एक ही है और दोनों इंटरचेंजेबल यूज़ होते हैं दोनों शब्द, ठीक है। तो ये एक अपन ने देखा कि क्या क्या अप्रोच है इनका। देन नाउ वी मूव ऑन अ टॉपिक जो है हारमोनियस कंस्ट्रक्शन की। होता क्या है हारमोनियस कंस्ट्रक्शन? अब देखो हारमोनियस कंस्ट्रक्शन जो है इट इम्प्लाइज हारमनी, ठीक है। हारमोनियस कंस्ट्रक्शन जो है इट इम्प्लाइज हारमनी। हारमनी का मतलब होता है सामंजस्य, तालमेल। और तालमेल बिठाने की ज़रूरत तब पड़ती है जब दो या दो से ज़्यादा लोग अलग अलग बातें करें और उनके बीच में कोई मेल जोल ना रहे। तो सेम चीज़ आ जाती है कानून के संबंध में। सेम चीज़ हम लॉ के संबंध में देख लेते हैं कि अगर किसी भी कानून के दो या दो से ज़्यादा सेक्शंस एक दूसरे के रिपग्नेंट हैं, एक दूसरे के एडवर्स हैं, अलग अलग बातें कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में उनमें हारमनी बिठाने की ज़रूरत पड़ती है, उनके अंदर सामंजस्य बिठाने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो हारमोनियस कंस्ट्रक्शन का मतलब हुआ दो या दो से ज़्यादा विरोधी प्रावधानों के बीच में सामंजस्य बिठा के और फिर उनका मतलब निकालना, फिर उनका निर्वचन करना। अब हारमोनियस कंस्ट्रक्शन का जो सिद्धांत है वो सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन में यूज़ हुआ है। बाकी कानूनों में भी यूज़ हुआ है नो डाउट, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन में वाइडली यूज़ हुआ है इस हारमोनियस कंस्ट्रक्शन का। अब इसको थोड़ा डिटेल में मैं बता देता हूँ। इसको ऐसे समझो कि अगर एक ही कानून के दो अलग अलग सेक्शंस दो अलग अलग बातें कहें, अगर एक ही कानून के या फिर एक से ज़्यादा कानूनों के, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही लॉ के दो अलग अलग सेक्शन विरोधी बातें करें। हो सकता है कि दो अलग अलग कानूनों के अलग अलग सेक्शंस अलग अलग बातें करें, विरोधी बातें। अलग अलग से मेरा मतलब है यहाँ पे विरोधी। तो अगर एक ही लॉ के दो अलग सेक्शन आपस में विरोधी बातें करें या फिर दो अलग अलग कानूनों के सेक्शंस आपस में विरोधी बातें करें, तो ऐसी सूरत में उनमें सामंजस्य बिठाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर किसी भी कानून का किसी भी एक्ट का एक सेक्शन बोले कोई चीज़ और दूसरा सेक्शन उसी एक्ट का दूसरा सेक्शन एकदम विरोधी बात करे, ठीक है। एक सेक्शन बोले कि ये वाला अधिकार मिलेगा, दूसरा वाला सेक्शन बोले कि ये वाला अधिकार नहीं मिलेगा। एक ही कानून के अंदर दो विरोधी बातें आपस की, एक सेक्शन कुछ बोल रहा है, दूसरा सेक्शन उसको काट रहा है, तो फिर ज़रूरत हो जाती है कि आप इनमें हारमनी बिठाओ और हारमोनियस कंस्ट्रक्शन के रूल का इस्तेमाल करो। या फिर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये विरोधी बातें एक ही कानून के दो अलग अलग सेक्शन में हो। अगर दो अलग अलग कानूनों के अलग अलग सेक्शंस में भी आपस में विरोधाभास है कि एक कानून का एक सेक्शन कोई चीज़ बोल रहा है, दूसरे कानून का दूसरा सेक्शन कोई अलग चीज़ बोल रहा है, मतलब दो कानूनों के बीच में आपस में टकराव है। एक कानून का जैसे एक लॉ का सेक्शन आपको कोई राइट कन्फेयर कर रहा है और दूसरे लॉ का सेक्शन वो राइट आपसे छीन रहा है, ठीक है। अगर एक कानून के दो सेक्शंस में आपस में टकराव है तब भी ये रूल इस्तेमाल होगा। अगर दो कानूनों के दो अलग अलग सेक्शंस में आपस में टकराव है तो भी यही रूल इस्तेमाल होगा। और कोर्ट का इसमें ड्यूटी ये होता है, अगर ऐसा विरोधाभास है, अगर दो प्रावधान आपस में इस प्रकार के विरोधाभासी हैं, तो इट बिकम्स द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट
कि वो ऐसे प्रावधानों का इंटरप्रिटेशन इस प्रकार से करे एज टू गिव इफेक्ट टू बोथ बाय हार्मोनाइजिंग दैम विद ईच अदर। ये कोर्ट का काम है कि वो इस प्रकार से इंटरप्रिटेशन करे कि दोनों सेक्शंस को उनका पूरा पूरा मतलब दे, एक सेक्शन को दूसरे के ऊपर प्रिवेल ना कराए, एक प्रोविजन को दूसरे के ऊपर प्रिवेल ना कराए, जहाँ तक संभव है दोनों सेक्शनों में आपस में सामंजस्य बिठाए, दोनों प्रावधानों में आपस में हार्मनी बिठाए और फिर उनको उनका अपना अलग अलग मतलब दे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन बोलता है कि अगर एक ही कानून के दो सेक्शन आपस में विरोधाभासी बातें कर, अगर एक ही कानून के दो प्रोविजंस आपस में कॉन्ट्ररी बातें कर रहे हैं, एडवर्स बातें कर रहे हैं, या दो कानूनों के अलग अलग प्रोविजंस आपस में कॉन्ट्ररी बातें कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में कोर्ट का ड्यूटी है कि वो उन विरोधाभासी सेक्शनों के बीच में सामंजस्य बिठाए, हार्मनी बिठाए, जहाँ तक संभव वो हार्मनी बिठाए और उनका इंटरप्रिटेशन इस प्रकार से करे कि एक सेक्शन दूसरे के ऊपर हावी ना हो, एक प्रोविजन दूसरे के ऊपर हावी ना हो। अगर हावी होगा तो सामंजस्य होगा ही नहीं, स्वाभाविक सी बात है, सामंजस्य बिठाना है। तो ऐसा इंटरप्रिटेशन करो कि एक प्रोविजन दूसरे के ऊपर हावी ना हो, दोनों के बीच में सामंजस्य रहे और दोनों को उनका पूरा पूरा मतलब मिले। और ऐसा कोई भी कोर्ट दो अलग अलग तरीकों से कर सकता है, दो अलग अलग अप्रोचेस हैं, दो तरीकों से ये सामंजस्य बिठा सकता है। पहला तरीका कि या तो कोर्ट ये निर्धारित कर दे कि ये दो विरोधाभासी सेक्शन एक्चुअली में आपस में विरोधाभासी हैं ही नहीं और ये दोनों सेक्शन अलग अलग सिचुएशंस के बारे में बात कर रहे हैं। या तो कोर्ट ये निर्धारित कर दे कि ये सेक्शंस जो ये प्रोविजंस जो आपस में हमको विरोधाभासी लग रहे हैं वो एक्चुअली में विरोधाभासी हैं ही नहीं, ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग लग रहे हैं एक्चुअली में ये कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं है, ये अलग अलग कंडीशंस के बारे में बात कर रहे हैं। ये वाला प्रोविजन अलग कंडीशन पे अप्लाई होता है, अलग कंडीशन की बात कर रहे हैं, और ये वाला प्रोविजन अलग कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो एक्चुअली में इन दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है। या तो कोर्ट ऐसा निर्धारित कर दे और हार्मनी बिठा दे, एक तरीका। दूसरा तरीका, कोर्ट ये भी निर्धारित कर सकती है कि ये जो दोनों सेक्शन हैं, ये जो दोनों प्रोविजन हैं जो आपस में विरोधाभासी लग रहे हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग लग रहे हैं, एक प्रोविजन तो जनरल रूल बता रहा है और दूसरा प्रोविजन उसका केवल एक एक्सेप्शन है। ठीक है, कोर्ट क्या कर सकता है, क्या निर्धारित कर सकता है? कोर्ट ये होल्ड कर सकता है कि वन प्रोविजन प्रोवाइड्स फॉर द जनरल रूल एंड अनदर प्रोवाइड्स फॉर द एक्सेप्शन। ठीक है, या तो क्या करेगा, दो अलग अलग तरीके हैं। पहला तरीका तो कोर्ट बोल देगा कि दोनों प्रोविजंस अलग अलग चीज़ों के साथ डील कर रहे हैं, अलग अलग कंडीशंस में अप्लाई होंगे। दूसरा तरीका, कोर्ट ये बोल देगा कि एक प्रोविजन तो जनरल नियम बता रहा है और दूसरा प्रोविजन उस जनरल नियम का एक्सेप्शन है, तो एक्चुअली में इनमें कोई विरोधाभास है ही नहीं। एक प्रोविजन तो नॉर्मल अप्लाई होगा हमेशा, वो एक जनरल रूल है, और दूसरा प्रोविजन उस जनरल रूल का एक एक्सेप्शन मात्र, एक अपवाद मात्र है, जो केवल अपवाद है और उस विशेष परिस्थिति में ही अप्लाई होगा, उसके अलावा कभी नहीं। तो इस तरीके से भी हार्मनी बिठा सकता है। ये दो अलग अलग तरीके हैं हार्मनी बिठाने के। अब क्यों ऐसा ज़रूरी हो जाता है करना? हार्मनी बिठाने की ज़रूरत क्या है, क्यों हार्मनी बिठाएं? हाँ, अगर दोनों प्रोविजन कॉन्फ्लिक्टिंग लग रहे हैं तो उनमें से किसी एक प्रोविजन को डोमिनेंट कर दो, उनमें से किसी एक प्रोविजन को नल कर दो, नल एंड वॉइड कर दो, दूसरे प्रोविजन को मान्यता दे दो, रिकॉग्निशन दे दो। ऐसा भी तो कर सकता है कोर्ट, लेकिन ऐसा नहीं करता। क्यों? देखो, कोर्ट जब इंटरप्रिटेशन करता है, कोर्ट कभी भी किसी कानून का जब निर्वचन करता है, वो हमेशा ये ध्यान रखता है कि लेजिस्लेचर ने जब ये कानून बनाया तो लेजिस्लेचर का कानून बनाते टाइम क्या इंटेंशन था, और उस इंटेंशन के अकॉर्डिंग्स में कोर्ट को इंटरप्रिटेशन करना होता है उस लॉ का। ठीक है जी। अच्छा, अब ये मान के चलते हैं हम कि लेजिस्लेचर ने अगर एक हाथ से कोई चीज़ दी है तो दूसरे हाथ से उस चीज़ को छीन नहीं सकता। ठीक है, लेजिस्लेचर अगर कोई कानून बना के एक चीज़ हमको दे रहा है एक प्रोविज़न के अंदर, तो दूसरे प्रोविज़न में वो चीज़ हमसे छीनेगा नहीं। लेजिस्लेचर खुद को थोड़ा ही कॉन्ट्रडिक्ट करेगी। हम ऐसा मान के चलते हैं, ऐसा प्रिज्यूम करके चलते हैं कि लेजिस्लेचर का खुद को कॉन्ट्रडिक्ट करने का कोई इरादा नहीं होगा। अगर लेजिस्लेचर को वो चीज़ छीननी ही होती तो वो चीज़ देती क्यों? अगर लेजिस्लेचर को वो जो अधिकार दिया गया है, अगर वो अधिकार छीनना ही होता तो उसको देता क्यों? है ना। इसलिए
कोर्ट ये मान के चलता है कि अगर उस एक्ट के अंदर दो कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविजंस हैं तो इनमें हार्मनी बिठाने की ज़रूरत है। लेजिस्लेचर ने अगर ये दो विरोधाभासी प्रोविजंस बनाए हैं तो अलग अलग चीज़ों के लिए बनाए होंगे। लेजिस्लेचर खुद को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेगी। लेजिस्लेचर अगर दे रही है एक तरफ से एक हाथ से तो दूसरे हाथ से उस चीज़ को छीनेगी नहीं, ठीक है ना। किसी भी एक्ट का एक प्रोविज़न दूसरे प्रोविज़न को यूजलेस नहीं कर देगा। तो ये एक बेसिस है, हारमोनियस कंस्ट्रक्शन के प्रिंसिपल का आधार है ये। इस आधार को मान के फिर हम इस प्रकार से इंटरप्रिटेशन करेंगे। आई होप आई हैव क्लैरिफाइड दिस। नाउ विल मूव ऑन द केसेस। अब केसेस ना खूब सारे हैं। अगर कोई भी टेक्स्ट बुक उठा के देखेंगे किसी भी राइटर की तो वील फाइंड नंबर ऑफ केसेस, बल्क में मिल जाएंगे, ठीक है। और ऐसा कुछ लैंडमार्क नहीं है कोई केस की उसी केस में ये रूल आया कि वही केस करें फिर ज़्यादा ज़रूरी। तो कोई भी 2 3 4 5 केसेस विच एवर यू फाइंड अप्रोप्रिएट, जो इजी लगें, सूटेबल लगें, वो आप लोग कर सकते हैं अपनी बुक्स से, ठीक है। अभी जैसे 2 केसेस हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के ही हैं दोनों केसेस। तो पहला जो है वो है MSM शर्मा वर्सेस कृष्णा सिन्हा का 1959 AIR, और साइटेशन मैंने लिखी हुई है, ठीक है। अब इस केस में हुआ क्या था, इस केस में कॉन्स्टिट्यूशन के 2 आर्टिकल्स के बीच का कॉन्फ्लिक्ट रिसॉल्व किया गया था। आर्टिकल 19(1)A जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गारंटी करता है, एंड आर्टिकल 194 क्लॉज 3 जो कि स्टेट लेजिस्लेचर की प्रिविलेजेस के बारे में बात करता है, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो इस केस में रिजॉल्व किया गया। केस के फैक्ट्स ये थे कि ये जो MSM शर्मा थे, जो पिटिशनर थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन लगाई थी, उनको बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली ने कॉल किया, ठीक है, बुलाया अपने पास। चूँकि MSM शर्मा बिहार के एक न्यूज़पेपर के, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर के एडिटर थे और इन्होंने अपने इंग्लिश न्यूज़पेपर में बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली की, बिहार विधानसभा की कुछ चीज़ें छाप दी। असेंबली के अंदर जो डिबेट्स हुई वो डिबेट्स वैसी के वैसी उसने छाप दी, जबकि उन डिबेट्स का कुछ हिस्सा जो स्पीकर था, विधानसभा के जो स्पीकर थे, विधानसभा के स्पीकर ने कुछ हिस्से को एक्सपंज करने के लिए बोला था। उन्होंने बोला था कि ये हिस्सा ऑन रिकॉर्ड नहीं जाएगा, इस हिस्से को हटाना है, एक्सपंज करना है, ठीक है। तो जो हिस्सा उस एडिटर ने, जो हिस्सा MSM शर्मा ने अपने इंग्लिश न्यूज़पेपर में छाप दिया, वो हिस्सा तो विधानसभा के रिकॉर्ड में भी नहीं था, वो तो ऑन रिकॉर्ड भी नहीं गया, ठीक है। तो स्पीकर का बोलना था कि ये तो हमारे प्रिविलेजेस का उल्लंघन है। अगर हमने किसी चीज़ को एक्सपंज करने के लिए बोला है तो दैट इज़ नॉट टू बी पब्लिश्ड, दैट इज़ नॉट मीन टू बी पब्लिश्ड, तो दिस इज़ अ वायलेशन ऑफ आवर प्रिविलेज। और दूसरी तरफ वो बोल रहा था कि मुझे तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट है 19(1)A में, है ना। तो उस चीज़ को लेके पिटिशन डाली गई, उसको नोटिस दे दिया गया कि आप हमें बताओ कि आपके ऊपर हम क्यों ना आपको प्रोसिक्यूट करें, आपको हम क्यों प्रोसिक्यूट ना करें, आप शो कॉज करिए। उस चीज़ को लेके नोटिस इशू किया गया था उसको बिहार विधानसभा से, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली से, और उस चीज़ के संबंध में उसने यहाँ पिटिशन लगाई, ठीक है। अब जैसे 19(1)A है, ये बोलता है कि सब सिटीजन्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन रहेगा। अब स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो राइट है, इसके अंदर फ्रीडम ऑफ प्रेस भी शामिल है कि आप कुछ भी छापोगे, फ्रीडम ऑफ प्रेस भी इसी के अंदर इंक्लूडेड है, जिस फ्रीडम ऑफ प्रेस को MSM शर्मा क्लेम कर रहे थे इस केस के अंदर। दूसरी तरफ आर्टिकल 194 जो कि बात करता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके मेंबर्स और उसकी कमेटी के प्रिविलेजेस के बारे में, उनके विशेषाधिकारों के बारे में। राज्य विधानसभा के सदस्य, उनकी कमेटी, उनके क्या विशेषाधिकार होंगे उसके बारे में 194 बात करता है। तो 194 का क्लॉज 3 जो कि इस केस में विवादास्पद था, वो क्या कहता है वो हम लोग देखते हैं। ये बोलता है कि बाकी सारे मामलों में
जैसे 194 का क्लॉज 1 बोलता है कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन रहेगा लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को, ठीक है, ये रहेगा वो रहेगा। उसी तरह से सबसेक्शन ये जो क्लॉज 3 है वो ये बोलता है कि बाकी सारे मसलों में लॉ इनके जो प्रिविलेजेस फिक्स करेगा, लॉ के द्वारा जो प्रिविलेजेस फिक्स किए जाएंगे वो प्रिविलेजेस इनके रहेंगे। अब इसी प्रकार के प्रोविज़न, आइडेंटिकल प्रोविज़न यू विल फाइंड इन 105 क्लॉज 3, ठीक है। और 105 क्लॉज 3 में जो प्रोविज़न है वो पार्लियामेंट के लिए हैं। इसी तरीके का प्रोविज़न सेम वहाँ पर है। मतलब कहने का ये है कि बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली अपने प्रिविलेजेस को क्लेम कर रही थी 194 क्लॉज 3 के अंदर, और वो अपने स्पीच एंड एक्सप्रेशन के राइट को क्लेम कर रहा था। वो बोल रहा था कि मुझे कुछ भी छापने की आज़ादी है, मेरे पास तो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, इस पर आप पाबंदी कैसे लगा सकते हो? फ्रीडम ऑफ प्रेस मुझे है तो मुझे छापने का अधिकार है और मैंने छाप दिया। अब अगर आप मुझे ये बोलते हो कि आपके पास प्रिविलेजेस हैं, आप विधानसभा के स्पीकर हो तो आपके कुछ अलग प्रिविलेजेस हैं, और आप उन प्रिविलेजेस के दम पे मेरी फ्रीडम ऑफ प्रेस को छीनोगे, तो इसका मतलब तो ये तो दोनों प्रोविज़न कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, है ना। एक तरफ तो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, दूसरी तरफ आप उसको छीन रहे हो। दोनों प्रोविज़न एक दूसरे की अलग अलग बातें कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग बातें कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला था कि दोनों प्रोविजंस में आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। एक प्रोविज़न दूसरे प्रोविज़न का एक्सेप्शन है, एक प्रोविज़न जनरल रूल प्रोवाइड करता है, दूसरा उसका एक्सेप्शन है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अंदर जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट है वो एब्सोल्यूट नहीं है, इट इज़ सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शंस। और 194 क्लॉज 3 में जो दिया गया है इट इज़ वन ऑफ द रेस्ट्रिक्शंस। तो बेसिकली फ्रीडम ऑफ प्रेस या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑफ MSM सिन्हा जो है दैट इज़ सब्जेक्ट टू द प्रिविलेजेस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। आपको कुछ भी छापने का अधिकार है, आपको कुछ भी बोलने का अधिकार है, लेकिन इट इज़ सब्जेक्ट टू द प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट। तो इट इज़ सब्जेक्ट टू द it is subject to article 194 clause 3 and article 105 clause 3 as well, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर दिया कि दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। एक जनरल रूल प्रोवाइड कर रहा है कि आपको स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट है, दूसरा उसका एक अपवाद है कि जहाँ प्रिविलेजेस अप्लाई होंगे, वहाँ जहाँ इनके प्रिविलेजेस अप्लाई होंगे वहाँ आपका राइट काम नहीं करेगा। तो ये कॉन्फ्लिक्ट इस तरीके से इन्होंने रिजॉल्व किया। अब जो नेक्स्ट केस आता है दैट इज़ वेंकटरमन दईवारू वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। अब ये जो केस है 1958 का, इस केस के कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ। ये केस है गौंड सारस्वत ब्राह्मण्स से रिलेटेड, और ये गौंड सारस्वत ब्राह्मण्स जो थे ये कश्मीर से थे ओरिजिनली। ये कश्मीर माना जाता है कि ये गौंड सारस्वत ब्राह्मण्स ओरिजिनली फ्रॉम कश्मीर हैं, और बाद में ये धीरे धीरे कश्मीर से साउथ वार्ड्स खिसके, कश्मीर यानी कि नॉर्थ से साउथ की तरफ आए, कश्मीर से साउथ की तरफ आए, और फिर ये गोवा में सेटल हो गए। कोंकणी ये बोलते थे, इन लोग का अपना लैंग्वेज था, अपना कल्चर था, आपस में इनकी शादियाँ होती थी, इनके अपनी मूर्तियाँ भी थीं जिन भगवानों की ये पूजा करते थे। दे कैरीड द आइडल विद देम, वो मूर्ति भी अपने साथ लेके वो चलते थे, ठीक है। अब जिस वक्त, अब हम सब लोग जानते हैं कि पूरा इंडिया तो 1947 में आज़ाद हो गया, लेकिन गोवा जो था दैट वाज अंडर पोर्टुगीज़ कंट्रोल, जो हम लोग ने 1960s के टाइम पे फ्री कराया था। तो चूंकि पोर्टुगीज़ उस वक्त थे, पुर्तगाल का अधिकार था वहाँ पे, और इन लोग का परसिक्यूशन हो रहा था, ये लोग परेशान हुए, तो ये थोड़ा सा और साउथ वर्ड्स खिसक लिए। ये लोग फिर कर्नाटका, तमिलनाडु की तरफ, मतलब साउथ इंडिया की तरफ खिसक लिए। तो ओरिजिनली कश्मीर से थे, गोवा सेटल हुए, फिर साउथ वर्ड्स खिसक लिए। अब ये एंड में जाके सेटल हो गए अपने साउथ इंडिया में, ठीक है। उनके साथ ये जिन भगवान की पूजा करते थे, जो मूर्ति इनके साथ थी, उनका नाम था वेंकटरमन, ठीक है। तो ये जो वेंकटरमन है वो ये इनके भगवान हैं, वेंकटरमन देवारू, जिनकी ये पूजा करते थे, जिनकी तस्वीर अपने साथ रखते थे, वो वेंकटरमन देवारू थे, ठीक है जी। वेंकटरमन देवारू हो गए। अब
केस ये हुआ कि इन्होंने मंदिर बना लिया, वेंकटरमन मंदिर, चूँकि ये साउथ इंडिया में सेटल हो गए तो वहीं पे जो मूर्ति इनके साथ ये लाए थे, इन्होंने मंदिर, उस मंदिर बना लिया, मंदिर के अंदर वो मूर्ति स्थापित कर दी। ठीक है, अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया 1950 में, कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में आ गया, और उससे पहले मद्रास सरकार का, उस वक्त मद्रास ही हुआ करता था, तमिलनाडु नाम बाद में आया, तो उस वक्त मद्रास सरकार का एक एक्ट था, दैट वाज मद्रास टेम्पल एंट्री ऑथराइजेशन एक्ट 1949। ठीक है, दिस इज़ द एक्ट। और इस एक्ट का सेक्शन 3 जो है वो पूरे विवाद की जड़ बना, ये पूरे विवाद की जड़ बना, ये क्लॉज केवल कैसे बना। ये एक्ट का सेक्शन 3 ये बोलता था कि जितने भी रिलीजियस टेम्पल्स हैं, उन रिलीजियस टेम्पल्स को सबके लिए खोल दिया जाना चाहिए, उनको आप, उनमें आप किसी की एंट्री को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि इसको हम घुसने नहीं देंगे या जो भी है, ये भी है ना। ये अब इनको ये दिक्कत थी, इन्होंने जो टेम्पल एस्टेब्लिश करा था, ये चाहते थे कि इस टेम्पल्स में हरिजन्स की एंट्री ना हो। ठीक है, इस टेम्पल में हरिजन्स की एंट्री ना हो, ये चाहते थे, केवल इनकी एंट्री हो, इनके हिसाब से चीज़ें मैनेज करें। खैर, अब टाइम के हिसाब से, अब ये जो एक्ट था ये तो 1949 का था, उसके बाद आ गया अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 में, और कॉन्स्टिट्यूशन के 2 आर्टिकल्स हैं जो आपस में एक दूसरे से ऑपोजिट चीज़ें कहते हैं। जैसे आर्टिकल 26 जो है वो ये बोलता है कि जितने भी रिलीजियस डिनोमिनेशन हैं, जो भी पंथ या संप्रदाय हैं, उनको अपना अफेयर मैनेज करने की आज़ादी रहेगी। ठीक है, अपने रिलीजियस अफेयर्स, रिलीजन के मामले में उनको पूरी आज़ादी रहेगी कि वो अपने रिलीजियस अफेयर्स मैनेज कर सकें, उनको पूरी आज़ादी रहेगी। मतलब ये उनका कॉल है कि वो किस तरीके से अपनी पूजा अर्चना करें, क्या ना करें। अगर कोई पंथ संप्रदाय है तो अपने रिलीजन के मैटर्स को मैनेज करने का पूरा अधिकार उनके पास रहेगा, उस पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी, या कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है, इट इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, एक तरफ आपने ये फंडामेंटल राइट गारंटी कर दिया, अच्छा जी। दूसरी तरफ दूसरा आर्टिकल 25 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी, वो ये बोलता है कि जितने भी हिंदू रिलीजियस टेम्पल्स हैं, जितने भी हिंदू रिलीजियस प्लेसेस हैं, उनको सबके लिए खोल दिया जाए। अब हिंदू रिलीजियस प्लेसेस में सिख, बौद्ध, जैन के रिलीजियस प्लेसेस भी हैं, और उनको सबके लिए खोल दिया जाए, एंट्री सबके लिए कर दी जाए, ये आर्टिकल 25 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी बोलता है, एंड दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो ये 2 कॉन्फ्लिक्टिंग बातें कह दी। एक तरफ तो आप ये बोल रहे हो कि हर संप्रदाय को अपना अधिकार होगा कि वो अपने रिलीजियस अफेयर्स मैनेज कर सके, और दूसरी तरफ आप ये बोल रहे हो कि एंट्री सबको खोल दो। अब ये गौड़ ब्राह्मण सारस्वत संप्रदाय जो था, ये चाहता था कि ये जो वेंकटरमन का मंदिर हमने बनाया है, इस मंदिर के अफेयर्स को मैनेज करने का, चूँकि हमारा संप्रदाय है, हम लोग जो हैं वो गौड़ ब्राह्मण संप्रदाय से हैं, और हमको हमारे रिलीजियस अफेयर्स मैनेज करने का पूरा अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो हमें पूरा राइट है कि हम किसको मंदिर में घुसने दें, किसको मंदिर में ना घुसने दें, और ये राइट हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने ही दिया है आर्टिकल 26 क्लॉज 2 के अंदर। ये एक बात। दूसरी तरफ जो दूसरा आर्टिकल है जो ये बोलता है कि रिलीजियस टेम्पल्स को सबके लिए खोल दो। अब ये जो हैं, ये तो ये क्लेम कर, जो गौड़ ब्राह्मण लोग थे, ये जो ट्रस्टीज़ थे इस मंदिर के, वेंकटरमन मंदिर के, वो तो ये क्लेम कर रहे थे कि हमको हमारे रिलीजियस अफेयर्स मैनेज करने का अधिकार है। विरोध में रिस्पोंडेंट ये बात बोल रहा था कि आर्टिकल 25 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी में तो रिलीजियस टेम्पल्स को सबको खोलने के लिए बोला गया है, तो हरिजन्स के लिए भी खोला जाएगा। और इनको दिक्कत थी इस चीज़ से, ये चाहते ही नहीं थे कि हरिजन्स के लिए टेम्पल खोला जाए, ये तो चाहते थे कि ये वाला जो एक्ट है मद्रास टेम्पल वाला, ये शून्य हो जाए, इसको ख़त्म कर दो, ये तो ये चाहते थे, है ना। क्योंकि हमारा आर्टिकल 13 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो खुद कहता है कि अगर किसी भी फंडामेंटल के अगेंस्ट कोई एक्ट है, किसी भी फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट कोई एक्ट है, तो वो एक्ट वॉइड हो जाएगा, शून्य हो जाएगा वो लॉ, है ना। तो अगर हमारा फंडामेंटल राइट हमको कहता है कि हमको ये सारा अधिकार होगा मैनेज करने का, और ये मद्रास टेम्पल एंट्री वो राइट हमसे छीन रहा है, तो ये वॉइड हो जाना चाहिए। अब ये तो बड़ी दुविधा की बात हो गई, दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ें। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया, सुप्रीम कोर्ट ने इनको
इनको किस तरीके से इंटरप्रेट किया? सुप्रीम कोर्ट ने इसको हारमोनियसली कंस्ट्रू किया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया दोनों प्रोविजंस को एक दूसरे के साथ सामंजस्य में पढ़ो आप। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आपको दोनों चीज़ें मैनेज करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ये दोनों जो राइट हैं इनके बीच में हारमनी बिठाई जाएगी आर्टिकल्स के बीच में, और आपको अपने रिलीजियस चीज़ों को मैनेज करने का पूरा अधिकार है संप्रदाय के नाते, लेकिन एंट्री रोकने का अधिकार नहीं है। किसी की एंट्री को छोड़ करके उसको मैनेज करने के अलावा बाकी सब तरीक़ों से आप मैनेज कर सकते हो, लेकिन आप एंट्री को मैनेज नहीं कर सकते। रिलीजियस टेम्पल्स जो हैं वो तो सबके लिए ही खुलेंगे, उन पे आप रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। उसको छोड़ के बाकी सारे मसलों में आप जो है वो अपने संप्रदाय की चीज़ों को, अपनी धार्मिक चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, लेकिन उसको नहीं कर सकते। तो दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने इंपॉर्टेंस दे दिया, उसको भी और उसको भी, दोनों में हारमनी बिठा के, है ना। तो दिस इज़ डन। नेक्स्ट सीरीज़ में हम लोग नेक्स्ट कुछ करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक ऑफ इंटरप्रिटेशन।